हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, एमके लीगल शिक्षा एक वीडियो सीरीज लेकर आया था जहां हम बात कर रहे थे क्रिमिनल केसेस के कॉग्निजेंस के बारे में कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है किसी कॉग्निजेंस को कब ले सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में जो आप देखेंगे चैप्टर 14, जो चैप्टर नंबर 14 है सीआरपीसी का, ये बात करता है कंडीशंस की। इससे पहले इस पर 2 वीडियो ला चुके हैं हम लोग। एक वीडियो में हमने 190 से 194 तक जनरल प्रोविज़न की बात की थी और दूसरे वीडियो में हमने सेक्शन 195 का कंप्लीट और 195 ए के बारे में बात की थी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और इसका भी है और ऊपर आपको आई बटन में भी दोनों के लिंक अभी दिख जाएंगे। देखिए, एक वीडियो में इसलिए पूरे चैप्टर को कवर नहीं किया गया कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप कोशिश कीजिए समझने की। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे अभी तक हम लोगों ने किया कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। एक छोटा सा रिवीजन करेंगे हम कि सेक्शन 190 में हमने पढ़ा कि भाई कंप्लेंट के ऊपर ले लेंगे, कंप्लेंट के अलावा पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी मैजिस्ट्रेट साहब जो है लेना किसको है, मैजिस्ट्रेट को, अंडर सेक्शन 173, और सुओ मोटो भी ले लेंगे। ठीक है, सुओ मोटो भी ले लिया यानी कि खुद से अपनी नॉलेज से। फिर हमने पढ़ा कि 195 में भाई पब्लिक सर्वेंट के साथ अगर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी हुई है तो पब्लिक सर्वेंट करेगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन फॉर द पब्लिक सर्वेंट एंड प्रोसिक्यूशन फॉर द कोर्ट या फिर जस्टिस। कोर्ट्स के साथ अगर कोई फॉल्स एविडेंस देने का करता है तो वहाँ होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 196 पे। 196 2 तरह की चीज़ें बात करता है। यहाँ पे एक ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है फॉर दी ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन, विच आर अगेंस्ट स्टेट। देखिए, चैप्टर 14 को हमने जो कंडीशंस की बात करता है कैसे डिवाइड किया था। पहला वीडियो हमने बनाया 190 से 194 जो कि जर्नल बात करता है। सेकंड वीडियो हम जो लेकर आए वो लेकर आए 195 और 195 ए का, ये हमारा सेकंड वीडियो था। और आज के वीडियो में हम 196, 197, 198 ए, बी और 199 हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में ये समाप्त हो जाएं, लेकिन ये सिर्फ कोशिश रहेगी। अगर हमारा टॉपिक, हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो बनाना कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि बस एक वीडियो बना देना है। मेरा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देना है। मेरी यहाँ पे एक ही कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं वो कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं या फिर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो इस वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी कर चुके हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ये हर तरह से आपके काम आएंगे। और मैं आपके साथ इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में क्या पूरी सीआरपीसी के जो प्लेलिस्ट, अगर आप एक बार आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो सीआरपीसी में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे फ्रेंडली सब्जेक्ट हो जाना है सीआरपीसी आपका। अभी तक हम बात कर रहे थे सेक्शन 196 की। 196 यहाँ पे क्या बात करता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक तो आ गया आपका ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और दूसरा आ गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी ऐसा ऑफेंस करने के लिए। तो देखिए, सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, न्यायालय जब तक इसका संज्ञान नहीं लेगा, किन ऑफेंसेस का नहीं लेगा, कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर चैप्टर 6। किसका चैप्टर 6? आईपीसी का।
अंडर सेक्शन 153A 295A। देखिए 153 ये बात करता है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं लोगों के, उनके बीच में एक दुश्मनी का भाव पैदा करना। फिर आ जाता है आपका 295 कहता है कि ऐसे डेलिब्रेट एक्ट विच ब्रिंग्स द रिलीजियस फीलिंग्स को जो हर्ट करते हैं, किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया जाता है, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 505 जो आपको क्या करती है, पब्लिक मिसचीफ की बात करती है, यानी कि आपकी स्टेटमेंट वहाँ पब्लिक मिसचीफ की बात करें। और यहीं एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा आपसे, अभी करंट अफेयर भी एक मैं यहाँ कवर कर देता हूँ आपका। जो मैं करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। 505 के साथ एक और धारा जोड़ने की अभी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, और के विश्वनाथन जो हैं इस कमेटी के हेड हैं, जिसे होम मिनिस्ट्री ने बनाया है। सो दैट कि इस चीज़ को कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करनी कि नहीं करनी, तो कमेटी के हेड कौन है, के विश्वनाथन, होम मिनिस्ट्री के अंडर बनी है। सेक्शन 505 अभी नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी आपके आईपीसी में नहीं है, ये फर्दर फ्यूचर में ऐड हो सकती है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इसके मान लेकर। ठीक है, तो 505 किसकी बात करता है, आपका पब्लिक मिसचीफ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे देता है, और कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर देता है ऐसा ऑफेंस करने की। कैसा, जो 153A 295A और 505 में है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप कहाँ पढ़ते हैं, 120A में और 120B में। या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस, ऐसी अबेटमेंट जो 108A में बताई गई है। 108A में क्या है भाई, कोई अगर इंडिया के अंदर बैठा हुआ, मान लीजिए हमारी इंडिया में कोई बैठा हुआ कहीं पे बाहर कोई ऑफेंस अबेट करा देता है, यूके में, लंदन में, कहीं भी, तो उसको भी अबेटर के तौर पे बुक किया जा सकता है। ये 108 बात करता है। यानी कि देखिए 108A को अगर डील करना तो आपको फॉरेन में किसी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। फॉरेन गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द और द स्टेट गवर्नमेंट। भाई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना होगा या स्टेट गवर्नमेंट का लेना होगा, तभी जाके कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो क्या भाई मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे? नहीं, ये कॉग्निजेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ये केस फाइल करेंगे। लेकिन कोर्ट को इंश्योर करना है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन ना हो तब तक इन मामलों में कॉग्निजेंस नहीं लेना है। अभी 196 का दूसरा देखते हैं। 1A यहाँ पे क्या कहता है, जो 1A है ये क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो 153B सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ 505, देखिए पहले जो था 505 के ओनली सब सेक्शन 1 की बात की गई थी वहाँ पे, यहाँ पे 153B और आपका 505 का सब सेक्शन 2 और आपका सब सेक्शन 3 की बात की गई है। जो आपका 153B है ये बात करता है इम्पुटेशंस और असर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, भारत की अखंडता एकता के खिलाफ कुछ करना। ठीक है, और 505 का सब सेक्शन 2 और 3 क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपको दोनों ही 2 और 3 ये बात करते हैं ऐसी स्टेटमेंट जो क्रिएट करती या प्रमोट करती है एनिमिटी, हेटर्ड और इल विल बिटवीन द क्लासेस ऑफ पीपल। आपकी स्टेटमेंट जो इल विल, हेटर्ड, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करती है। इन्हीं ऑफेंस का कोई भी कॉन्स्पिरेसी की जाए, कोई अबेटमेंट किया जाए,
तो वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर डीएम, एक नया वर्ड आया देखिए यहाँ पे, इसको नोट कर लेना आप अपने बैरक में। पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया था, यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दिया गया था, लेकिन इन कंडीशंस में यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐड कर दिया गया है। समझ गए? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहेगा। उसके आगे देखिए, ये तो होगी कंडीशन पहले की। अब बात कर लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B, भाई 120B में ऑफ आईपीसी। यहाँ ये इतनी बात कह रहा है कि अगर 120B में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और वहाँ पे कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जब तक या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी कंसेंट राइटिंग में नहीं दे देते हैं कि प्रोसीडिंग चलाइए। लेकिन यहाँ पे इसने एक एक्सेप्शन भी दे दी है कि अदर देन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट करने के लिए ऐसे ऑफेंस हैं जिनकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की दी गई है ऑफ 2 years एंड अपवर्ड्स। अगर इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक के केस में अगर आ जाती है तो ऐसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि देखेंगे तो सेक्शन 195 वाली बात यहाँ कोरिलेट हो जाती है। इन दैट केस आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको डीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिटन कंसेंट वहाँ पे चाहिए। प्रोवाइजो कहता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 अप्लाई, नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। अगर 195 से रिलेटेड है तो वहाँ पे कंसेंट नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रोवाइजो है। यहाँ पे सब सेक्शन 3 को देखिए, ये कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1A एंड डीएम। भाई 3 अथॉरिटी हो गई यहाँ पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हो गया आपका मैजिस्ट्रेट। बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर सब सेक्शन 1A एंड स्टेट गवर्नमेंट और डीएम मे बिफोर गिविंग कंसेंट अंडर सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 में देने वाली 2 अथॉरिटी हो गई, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा आपका डीएम। तो ये क्या कर सकते हैं, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, यानी कि एक पहले से इंक्वायरी करा लेंगे छोटी सी कि भाई किसी पुलिस अफसर के द्वारा जिसका रैंक मिनिमम क्या होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए। जबकि आपने पहले क्या पढ़ा है कि आईओ मिनिमम आपका एसआई होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर हो जाता है। और ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आपकी 154 या 155 वाली नहीं है जो आप चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो चालान पेश होता है किसी ऑफेंस की। ये आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे क्या है कि उस पुलिस अफसर के पास सारी पावर होंगी जो सब सेक्शन 3 155, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाले के पास क्या क्या पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की, ऑल पावर्स ऑफ कॉग्निजेबल केस एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट यानी वारंट के बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है वो। ये आपका सबसेक्शन 3 है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको देखिए MK लीगल शिक्षा अगर जुड़े रहेंगे तो वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें नीचे। आगे चलते हैं 197 पे। अभी 197 यहाँ किसकी बात करता है, ये बात करता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट कैसे होगा, यानी कि किसी जज या किसी पब्लिक सर्वेंट पर अगर केस किया जाए तो कैसे हो। 195 में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट पढ़ा था हमने, और 197 में हम पढ़ेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। When any person who is or was a judge or magistrate
और पब्लिक सर्वेंट, जब कोई भी या तो जज हो या मैजिस्ट्रेट हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, यानी कि 3 कैटेगरी हो गई आपकी। नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाई और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे सरकार के आदेश के बिना अपने ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता और उसको एक्यूज्ड बना दिया जाता है किसी ऑफेंस का, और जो आरोप लगा है वो ऑफेंस उन्होंने किया है जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे। तो उस केस में नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेगी, जब तक कि प्रीवियस सैंक्शन ना ले लिया जाए। कैसे ना ले लिया जाए, जैसा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में अन्ना हजारे जी के इतने प्रयासों के बाद ये एक्ट बना था, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में अब वहाँ क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं कि इन केस द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में भी वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ alleged offense employed in connection with the union सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई अगर यूनियन के साथ वो लगा हुआ है वहाँ पे, उस व्यक्ति को कहाँ लगाया गया है, यूनियन के अफेयर्स में, यानी कि अगर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, केंद्र सरकार की जगह एम्प्लॉयड है, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर वहाँ पे वो किसके कनेक्शन में है, स्टेट के कनेक्शन में है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब प्रोवाइजो कहता है कि वेयर द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड बाय अ पर्सन इन क्लॉज बी ड्यूरिंग द पीरियड वाइल अ प्रोक्लेमेशन यूज्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 356, जो किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान अगर किसी के द्वारा, जो भारतीय संविधान देता है कि कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और उस समय पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो वहाँ पे जो क्लोज बी विल अप्लाई एज ई फॉर द एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट अकरिंग देयर इन एक्सप्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाएगी, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए आपने आर्टिकल 356 भी सीखा और आपको ये भी पता लगा कि जजेस, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर किसी अपराध का आरोप लगता है तो उसका कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगा। सैंक्शन चाहिए, किसका चाहिए भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सेंटर का, स्टेट का है तो स्टेट का, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूज हो जाएगा। ये आपका 197 है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। ये कहता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये एक एक्सेप्शन देता है यहाँ पे कि अगर किसी ने भी 166A, 166A, 166B, 354, 54A, B, C, D, 70, 75, 376, 376A, 376AB, C, D, DA, DB एंड 509, महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी उसने अपराध किया है, रेप हो गया, मॉर्डेसिटी हो गई, वोयरिज्म हो गया, जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, इन धाराओं के तहत अगर उसके ऊपर आरोप लगा है तो वहाँ सैंक्शन नहीं चाहिए, सीधा आपका कॉग्निजेंस ले लेना है, क्योंकि ये काफ़ी संगीन अपराध माने जाते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of armed forces। देखिए 197 का सब सेक्शन 2 आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए है। आर्म फोर्सेस के लोगों को अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा। ये सेम चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, सेक्शन 45 ऑफ CRPC, जहाँ हम अरेस्ट पढ़ते हैं वहाँ इनके अरेस्ट के लिए दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन, अब ये वही वाली बात कहता है जो सेक्शन 45 में आपने पढ़ी थी कि जो फोर्सेस में है वो अगर पब्लिक उससे कोई दूसरे बंदे इन्वॉल्व हैं, दूसरी फोर्सेस, तो वो आर्म फोर्सेस में क्या क्या आता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स।
लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से किसी और को भी यहाँ पे ऐड कर सकती है। 1991 दो सेक्शन इंसर्ट किए गए यहाँ पे। एक था आपका सेक्शन 3A, ये कहता है कि जो सब सेक्शन 3 में अभी पढ़ा उसको छोड़ के चाहे उसमें कुछ भी दिया गया है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस of any offence alleged to have been committed by any member of forces charged with the maintenance of public order in state, acting or purporting to act in the discharge of his official duty during the period while a proclamation issued under clause 1 of the article 356। देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 किसकी बात करता है? ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, यानी कि कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग जाना, किसी स्टेट गवर्नमेंट को हटा के उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका राष्ट्रपति शासन आ जाना, केंद्र सरकार का वहाँ पे होल्ड हो जाता है। जैसे अभी बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके बाद ये मांग चल रही है कि अभी बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। तो इसी तरह से 356 अगर कहीं पे प्रोक्लेमेशन हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर कोई फोर्सेस का बंदा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी वहाँ पे कर रहा है तो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। कब तक? आपने देखा था कि जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, जब तक कि भाई आपको सैंक्शन कौन नहीं देता? सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देती। यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर कोई काम कर रहा है तो इन दैट केस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सैंक्शन देगी, तभी जाके कॉग्निजेंस लिया जाएगा। यहीं पे आया एक सेक्शन 3B, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन इन दिस कोड और एनी अदर लॉ, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट एनी सैंक्शन अकॉर्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट अपॉन सच सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग ऑन द 20th August 1991 and ending with the date immediately preceding the date on which the Code of CRPC Amendment Act 1991, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं दोनों के दोनों सेक्शन क्या आए हैं 1991 में दिए गए हैं। receives the assent of the president with respect to an offence alleged to have been committed during the period while a proclamation issued under clause 1 article 356 of the Constitution of India was in force in the state shall be invalid and it shall be competent for the central government। भाई इसने कह दिया था अगर इस पीरियड में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई दिया है अगर सैंक्शन तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब आपको किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। सिंपल पॉलिसी याद रखिए कि जब प्रोक्लेमेशन आ जाता है 356 में प्रेसिडेंट रूल का तो उसके बाद वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, बट हिज ड्यूटी ऑफ दैट मेंबर ऑफ फोर्सेज मस्ट बी इन ऑफिशियल ड्यूटी। वो जो प्रोक्लेमेशन हुआ था उसके बाद उसकी ऑफिशियल ड्यूटी होनी चाहिए वो। अब देखिए सब सेक्शन 4 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दो ही चीज़ें हैं, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में बी मे determine the person by whom the manner in which and the offence or offences for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। तो यहाँ पे क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट जब कॉग्निजेंस लेगी तो दे विल डिसाइड, यानी कि कौन? दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि इन विच मैनर कौन से ऑफेंस या ऑफेंसेस, ठीक है, जिसके जो प्रोसिक्यूशन चलाना है किसके खिलाफ? जजेस के खिलाफ, मैजिस्ट्रेट के या पब्लिक सर्वेंट के, वो कहाँ पे कंडक्ट होगा, किस जज के सामने होगा, किस कोर्ट में होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहीं पे देखिए जजेस की बात आ जाती है, मैजिस्ट्रेट का, तो जजेस के लिए एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे। तो जजेस हैं उनको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जजेस को अरेस्ट करने के लिए जब भी गाइडलाइंस आती हैं तो ये मेंस में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका, बिहार के मेंस में। एक केस नोट कर लीजिए, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। इस केस में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी
कि भाई जजेस को अगर अरेस्ट करना है तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, आपको सेशन जज को इन्फॉर्म करना है, आप उसे पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। तो जितनी भी गाइडलाइन है वो सारी यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो जजेस को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी मैं कहूँगा इस सेक्शन के साथ ही पढ़ लें आप, रिलेटेड विद द अरेस्ट ऑफ जजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 198। ये कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20। चैप्टर 20 आपका आता है 493 से लेकर के 498 तक। एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, यानी कि जब तक जो उससे प्रताड़ित है, यानी कि मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें आइदर हस्बैंड और वाइफ जिसके साथ प्रॉब्लम है वही कंप्लेन करेगा। 190 में हमने क्या देखा था कि कंप्लेन कोई भी व्यक्ति कर सकता है हु इज़ अवेयर अबाउट दी कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कोर्ट कॉग्निजेंस उसी की एप्लीकेशन पे लेगा जो एग्रीव्ड पार्टी है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए हैं इसने, कुछ प्रोवाइजो डाल दिए हैं कि जहाँ पे ऐसा व्यक्ति अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें, या फिर वो इडियोटिक है, लुनाटिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी सिकनेस से इन्फर्मिटी अनेबल टू मेक कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं कर सकता है। या कोई ऐसी महिला है जिसको पर्दा नशीन महिला कहा जाता है, वो लोकल कस्टम की वजह से पब्लिकली अपीयर नहीं हो सकती। या कोई भी ऐसा व्यक्ति विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ऐसे नहीं है उसके बाद भी आपको क्या चाहिए, कोर्ट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। दूसरा प्रोवाइजो है क्या कहता है, सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि जहाँ पे सच पर्सन इज द हस्बैंड एंड ही इज सर्विंग इन आर्म फोर्सेज, ये प्रिविलेज जो है ये सिर्फ 198 का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो बी ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड के बारे में। अगर वो किसी आर्म फोर्सेज में है ऑफ यूनियन और वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि भाई वो नहीं छुट्टी आ सकता, उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वहाँ जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसका, वो कमांडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा वहाँ पे, ठीक है। वो कहेगा कि ये एब्सेंस नहीं हो सकती इसकी भाई की कंप्लेन करने के लिए हम इसको छुट्टी दें, देश को इसकी ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है उस प्रोविज़न के जो अपने लिए कंप्लेन करने के बिहाफ पे। लेकिन यहाँ देखिए जहाँ पे पर्सन एग्रीव्ड होता है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC, और वहाँ पे वो वाइफ है तो कंप्लेनेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ उसके फादर। 494 एंड 495 494 भी आपका जो बात करता है ये सेकंड मैरिज की बात करता है, कोई सेकंड मैरिज कर लेता है, और 495 आता है ये भी सेकंड मैरिज से रिलेटेड है, जब आप अपनी फॉर्मर मैरिज को कोई छिपा लेता है, कंसील कर लेता है। ऐसे केस में अगर वाइफ जो है वो कंप्लेनेंट है तो वाइफ के बिहाफ पे उसके फादर, उसकी मदर, ब्रदर यानी कि पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, उसके पिता के या माता के भाई बहन यानी कि उसके मामा मामी, उसके अंकल आंटी, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो बाई ब्लड उससे रिलेटेड है। कहाँ है, बाई ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, यानी कि बाई ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन से, इन तीन तरह से उस महिला से जो जुड़ा हुआ है वो न्यायालय की परमिशन लेकर के वहाँ पे क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है उसके बिहाफ पे। अभी सेकंड कहता है ये कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमेन shall be deemed to be aggrieved by any person punishable under section 497 and 498। देखिए 497 तो ऑफेंस रहा ही नहीं है। सेक्शन 497 क्या था आपका, अडल्ट्री थी। अडल्ट्री कहाँ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, जोसेफ साइन का केस आप सबको याद होगा। जोसेफ साइन केस के बाद क्या हो गया कि 497 इज़ नो मोर पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई 498 में है, 498 तो बच जाता है, तो उस केस में क्या होगा, प्ले कर लेते हैं हम। ये जो केस बताए जाते हैं साथ साथ इनको नोट कर लें।
आपको सिर्फ CRPC नहीं पढ़ना, आपको IPC पढ़ना, तो ये चीज़ें वहाँ भी आपके बहुत काम आएंगी। कि एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड सम अदर पर्सन हु हैड केयर ऑफ द वुमेन। अगर भाई हस्बैंड नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति जो उस महिला की देखभाल करता है, ठीक है, या उनके हस्बैंड के बिहाफ पे, वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा कहता है कि व्हेन इन केस फाइलिंग अंडर क्लॉज ए द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 कंप्लेंट इज साउट टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। भाई जब हमने क्या पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, क्या पहला ही प्रोवाइजो ये था कि अगर 18 साल से कम की उम्र है, 18 ईयर्स से कम की एज है, लुनाटिक है, तो जो हु हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी टू बी गार्जियन ऑफ द पर्सन, उसका जो गार्जियन है वो किसी कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया है, माइनर का, लुनाटिक का, तो कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज द गार्जियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड, कोर्ट shall before granting the application for leave cause notice to be given such guardian and give him reasonable opportunity to being heard। भाई यहाँ पे ये बोला जाएगा कि जो गार्जियन अपॉइंट है, आप ये दिखाओ कि आप ये कंप्लेन इसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो, कोर्ट उसको ऐसा नोटिस दे सकता है। द ऑथराइजेशन रेफर्ड इन क्लोज बी, जो हमने कहा था कि कमांडिंग ऑफिसर आर्म फोर्सेज का, हमने वहाँ भी कहा था कि एक सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट को साइन करेगा, साइन एंड अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, या फिर पति के द्वारा अटेस्ट होगा, सेल कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड एंड एलिगेशंस अपॉन विच कंप्लेंट इज फाउंडेड, सारे एलिगेशंस उसमें लिखे होंगे और वो काउंटर साइन की जाएगी किसके द्वारा, उसके CO के द्वारा, यानी कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। और एज कंप्लीट ए सर्टिफिकेट, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट भी लगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है कि नहीं देता है, तो एक कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट भी देता है साइन करके कि लीव ऑफ एब्सेंस, उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तभी जाके उसके बिहाफ पे, हस्बैंड के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा कंप्लेन कर सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि एनी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथराइजेशन एंड complying with the provision of subsection 4 and any document purporting to be certificate, ये 4 इसके साथ है, ये हम सिर्फ 5 पढ़ रहे हैं, आप इसको ऐसे सोचो, ये 4 यानी इसी का पार्ट है। by that subsection shall unless contrary is proved be presumed to be genuine shall be received in evidence। वो जो सर्टिफिकेट भेजा गया, ऐसी चीज़ें जो ऑथराइजेशन दिया गया है, उस ऑथराइजेशन को लीगल माना जाएगा, यानी कि वो सेल्फ प्रज्यूम में आ जाएगा। कोर्ट तो उसको सही मानेगा जब तक कि उसे रिबट नहीं कर दिया जाता है दूसरी पार्टी के द्वारा। याद होगा ना आपको, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, तो वो सेल्फ प्रज्यूम में आ जाएगा। अब देखते हैं सब सेक्शन 6 क्या कहता है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ अंडर सेक्शन 376। 376 में क्या आ जाता है कि जहाँ पे, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जब 376 की बात आती है और वहाँ पे कॉग्निज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, वो मैन था, वो उसकी खुद की वाइफ थी और वो 18 साल से कम उम्र की थी। इफ़ मोर देन 1 ईयर हैज़ बीन इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, अगर ऑफेंस से 1 साल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द अबैटमेंट अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस अप्लाई टू, भाई उसके अबैटमेंट और अटेम्प्ट पर भी ये लागू होता है। अब आ जाते हैं 198A और 198B, ये आपकी 1983 में इंसर्ट किए गए थे विद 498A, ये भी 1983 में आई थी। अब 498A पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ। देखिए 1980s में क्या हुआ कि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। दे आर सप्रेस्ड बाय द मेल्स, यू कैन से कि भाई महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होने लगा था। तो बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, जुडिशियल रिफॉर्मर्स, तो एक उस वक्त आया, उसको बोला जाता था फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या हुआ कि जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आया तो इन दैट केस एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया 1983।
और इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ने 3 चेंजेस किए। 1983 की जो अमेंडमेंट आई, इसने आईपीसी अमेंड की, जहाँ पे 498A आया, चैप्टर 20A। आपका सीआरपीसी अमेंड किया, जहाँ 198A और B आए, और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को भी अमेंड किया, जहाँ 113A आया। और साथ ही साथ इसने डावरी एंड प्रोहिबिशन एक्ट इसको भी अमेंड किया। 1861 का ये एक्ट, 1961 का एक्ट था। तो यहाँ पे जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद जब 498 आया, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स, तो महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, हालांकि इन मॉडर्न टाइम इन दिस एज इट इज़ मिस यूटिलाइज्ड बाय द वुमेन, बहुत ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो गया है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मिस यूटिलाइजेशन पे, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2018 का ही केस है। इसी केस में क्या हुआ था कि अब 498 में ये डिसीजन आ गया है कि किसी को भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहले इंक्वायरी की जाएगी। प्रॉब्लम ये होती थी कि इस वजह से कोर्ट कॉग्निजेंस तो ले लेता था, लेकिन कई बार बहुत सारे इनोसेंट फैमिली मेम्बर्स भी इसमें फंस जाते थे। तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए अभी कोर्ट ने क्या कह दिया कि पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। और 498 यही कहता है यहाँ पे कि 198 में इसका प्रोसीजर है, ये सब्सटेंटिव है। ये क्या कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 एक्सेप्ट अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। देखिए भाई, पुलिस रिपोर्ट तो चाहिएगी। विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑफेंस, या फिर कंप्लेंट की जाए किसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा, माँ के द्वारा, भाई बहन, उसके पिता के और माता के भाई बहन, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, या कोई दूसरा व्यक्ति जो उसे, वही हमने जो पहले पढ़ा था मैरिज वाले में, ब्लड मैरिज या अडॉप्शन से रिलेटेड है। 198B कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर 376B। 376B कब लगता है, जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वाइफ कहती है, इसको मैरिटल रेप बोला जाता है। तो उन दैट केस पर्सन आर इन मैरिटल रिलेशनशिप, ये कोर्ट को प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तभी उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि भी जब तक, क्योंकि 376B लग ही तब सकती है जब वो हस्बैंड वाइफ होंगी, हस्बैंड वाइफ ही नहीं होंगे तो वो तो रेप में चला जाएगा नॉर्मल में। तो इन दैट कंडीशन कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जो कंप्लेंट है मेड बाय दी वाइफ, ये कोर्ट कंफर्म करेगा तभी हो। भाई वाइफ करेगी तभी तो 376B लगेगी। अगर कोई नॉर्मल लड़की करती किसी जेंट्स के खिलाफ तो 376 में चला जाता। तो इट इज़ द प्राइमा फेसाई अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि वो हस्बैंड और वाइफ ही हैं। अब 199 देखते हैं, डिफेमेशन की बात करता है। हमने कहा था कि कोई भी, जो 193 में हमने पढ़ा कि जो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कॉमिटल के थ्रू ही कॉग्निजेंस जाता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये चीज़ भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। CJM और यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन होती है, और यहाँ पे आपका हाई कोर्ट होता है। CJM के नीचे होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, 1 2 3 ऐसे होते हैं। अगर ये कोई केस CJM को देते हैं तो उसे हम सबमिशन कहते हैं। आज ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा, कॉमिटल और सबमिशन क्या होते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट किसी भी केस को सेशन कोर्ट को भेजती है तो उसे कॉमिटल कहा जाता है, ठीक है। कॉमिटल सिर्फ और सिर्फ आपके हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट को होता है। अगर कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट को कुछ भेजता है तो वो रेफरेंस के अंडर आ जाएगा, ना कि कॉमिटल में। यानी कॉमिटल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कि एक ही ऐसा ऑफेंस है जिसे कोर्ट, सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विदाउट कॉमिटल, और वो है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21
ठीक है। चैप्टर 2499 से लेकर के 502 ऑफ IPC यहाँ तक आपका चैप्टर 21 है। अगर वो कंप्लेंट किसके द्वारा न की जाए, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, लेकिन यहाँ भी प्रोवाइजो क्या है, पहला तो वही है, अगर वो 18 साल से कम है, इडियट है, लुनाटिक है, कोई ऐसी सिकनेस है कंप्लेन नहीं कर सकता, या जो वुमेन है, पर्दानशी कोई लेडी है जो पब्लिक के सामने नहीं आ सकती, तो उस केस में कोर्ट की परमिशन से कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। मैरिज वाले में क्या है कि यहाँ रिलेशन आ गए हैं और यहाँ पे जनरल बात आ गई है। सब सेक्शन 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड व्हेन ऑफेंस फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 ऑफ IPC। अगर भाई वो किसके खिलाफ किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफेम कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को कर दिया, गवर्नर ऑफ स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट्स, इनको अगर करता है तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जी मैंने बताया, आपको नोट कर लें कि वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और ये डायरेक्ट है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस सेक्शन की। तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन कौन देगा, यहाँ पे देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कंप्लेंट कौन देगा राइटिंग में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा। सब सेक्शन 3 कहता है कि एवरी कंप्लेंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 2 shall set forth the fact which constitute the offense। भाई एप्लीकेशन जो कंप्लेंट होगी रिटर्न, उसमें सारा ऑफेंस जो आरोप लगाए गए हैं उनका अच्छे से विवरण होना चाहिए, सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, जो एक रीजनेबली कोर्ट को ग्राउंड दें कि वो नोटिस दे सके एक्यूज्ड को कि तुमने ऑफेंस किया है। नो कंप्लेंट अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 शैल बी मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे स्टेट गवर्नमेंट का सेंक्शन लेना, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना। बाकी केसेस में आपको यही देना, अगर स्टेट और मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट है तो वह हो गया, अगर वो स्टेट अफेयर्स में है तो स्टेट देगा, सेंटर से रिलेटेड है तो सेंटर देगा। 5 कहता है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 अनलेस, अगर देखो ये जो 6 मंथ दे दिया गया कि वो 6 महीने के अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं दी गई तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो क्या ये 6 महीने लिमिटेशन पीरियड है? इज दिस लिमिटेशन पीरियड, बताइए जी। नहीं, ये लिमिटेशन पीरियड नहीं है, ये जस्ट एक टाइमलाइन बनाई है कोर्ट ने कि भाई डेट ऑफ ऑफेंस 6 महीने के अंदर ले आओ। अगर सीरियसनेस है उसकी, अगर 6 महीने बाद लाते हो, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। Nothing in this section shall affect the right of person against whom offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of the offence before a magistrate having jurisdiction to power such magistrate to take the cognizance। भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ ये अपराध किया गया है उसके अधिकार के ऊपर ये, जिस पे आरोप लगा है ना, ये जो आरोपी है आपका एक्यूज्ड है, उसके राइट्स को कमिट नहीं करता है। ये वो कहीं भी एक एप्लीकेशन कंप्लेन कर सकता है किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अगर उसे कुछ अपनी तरफ से लगता है। तो यहाँ तक देखिए आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो हमने पूरा 199 तक कंप्लीट कर लिए सारे सेक्शंस। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को मुझे पूरा विश्वास है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें इम्प्रूवमेंट के लिए भी, अगर कुछ मिस्टेक्स हैं उनको, ताकि हम मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें। और जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।